हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी प्रिंसिपल मैनेजमेंट के 2 वीडियो हो चुके हैं। प्लीज अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देखो ना भाई, एक और 2 पार्ट हो गए जहां पे ऑलरेडी हमने डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन, 6 प्रिंसिपल खत्म हो गए। आज टारगेट करते हैं कि इस वीडियो पे 4 प्रिंसिपल, 3 से 4 प्रिंसिपल खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें बचे हुए 4 हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या बोलता है कि जो भी हम पगार दे रहे हैं, जो भी हम सैलरी दे रहे हैं, दोनों के लिए सही होना चाहिए, भले ही वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर। अब सर, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड फेयर? यहां पे फेयर क्या है? सर, मैं एम्प्लॉय बोल रहा है सर मेरे लिए फेयर तो 10 लाख है, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि सर मेरे लिए फेयर तो मैं तो 1 लाख ही है। कुछ कुछ चीजें होती है। सबसे पहले इसमें मैं आपको लिखता हूं, एक तो होता है ना कि मिनिमम वेज, हमारा कुछ कुछ काम में एक मिनिमम वेज की भाई कम से कम इतना तो निकल कर आए कि एक मिनिमम वेज हो। दूसरा, एक हमें उसको जो देना है विद इन दी एक रीजनेबल, जिसको हम बोलते हैं एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि यार कई शहर है हमारे इंडिया में जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर। तो यहां पे आप किसी एक इंसान को अपने अगर टीयर टू, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत हो गया, या आप उसको थोड़े नीचे और शहरों में चले जाओ, मतलब जो और शहर हो गए जैसे नासिक हो गया, ये सब शहरों में क्या उस जैसी पगार दे सकते हो? नहीं। हर एक शहर में एक लिविंग कॉस्ट होता है। जैसे बॉम्बे में एक फ्लैट लेने जाओ तो आपको शायद 2 BHK मिनिमम 40,000 50,000 रेंट में मिलेगा। वही आप सूरत में लेके जाओ तो आपको 4 BHK मिल जाएगा। तो आपको यह देखना है कि जो पगार देख रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हो, कि भाई सूरत में किसी को 10 लाख दे रहे हो तो बॉम्बे के वो 15-18 लाख के बराबर होना चाहिए। बॉम्बे में सेम पगार दो तो 18 लाख, बिकॉज ओवर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा है, वहां पे ट्रैवलिंग कॉस्ट महंगा है, वहां पे रेंट महंगा है, वहां पे मेड एक्सपेंस महंगा है, तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। तो ये देखना चाहिए कि जो हम पगार दे रहे हैं दे शुड मीट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उसी के साथ जो भी हम किसी को पगार देते हैं, इट शुड बी द विद इन द पेइंग कैपेसिटी। कि भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पेइंग कैपेसिटी का मतलब कि सर आज ये कंपनी वाला साल का 10 करोड़ कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 10 करोड़। प्रॉफिट कितना? 10 करोड़। ठीक है, अब इसमें से एक एम्प्लॉय को ये 7 करोड़ दे देता है सैलरी, पोसाएगा क्या? बोले सर मैं तो IIM से आया हूँ, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड दोनों से पढ़ के आया हूँ, मेरे को तो 7 करोड़ का पैकेज चाहिए, मैं तो जो बोल दिया वो, मैंने ही एप्पल का विजन। अरे भैया तू होगा, पर मैं 10 कमा रहा हूँ, 7 तेरे को दे दूंगा तो मैं अपने घर क्या लेके जाऊंगा? इतना पैसा लगाया, उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या? तो ये दोनों पार्टी के लिए खुश होना चाहिए गाइस। दोनों पार्टी का जो एक्चुअल डिजर्विंग है ना मिलना चाहिए। जैसे कि सीए में अगर हम बात करें, इंडिया में कोई सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे अटेम्प्ट क्लियर करते हैं, आज के डेट में 10-12 लाख का एक पैकेज मिलता है, 8 से 12 लाख के बीच में एक स्टैंडर्ड पैकेज मिलता है। ये क्या है? पेइंग का, ये स्टैंडर्ड। ये एम्प्लॉय भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश। ठीक है, अब मैं भी किसी सैलरी में काम कर रहा हूं, जाओ मुझे एक्सेप्टेबल है और जो दे रहा है उसको भी एक्सेप्टेबल। जिंदगी में याद रखना, कभी भी काम करो तो वो पगार पे काम करो जो आपको खुशी दे और वो सामने वाला भी खुशी खुशी दे। जब ये चीज होती है ना तो ही काम हो सकता है, नहीं तो सामने वाला सुनाता रहेगा तेरे को इतने पगार किस बात के दिए, फिर आप बोलते रहोगे तूने तो मुझे इतने पैसे ही नहीं दिए तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं। अगर एक सैलरी सेटिस्फाई होती है ना, एकदम एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कहीं ना कहीं सैलरी को लेकर सेटिस्फाइड है ना, कसम से बता रहा हूं बहुत ही प्यारा एटमोस्फेयर बना रहेगा। और उसी को हमारे इस प्रिंसिपल ने बोला, इट विल क्लियर अ कॉग्निटल एटमोस्फियर। कि भाई आप जस्टिफाई कर सको, आप अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर सको, कि बता सको दोनों पार्टी खुश है, हाँ भाई सर मेरा इतना बनता है। अब वो बोल रहे ठीक है आपको इतना देंगे। अब दोनों पार्टी अगर अपने सैलरी को जस्टिफाई कर सकते हैं, दोनों पार्टी बता सकते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ये वो, तो ये हो गया एक तरीके का, इससे बनेगा कॉग्निटिव एटमॉस्फेयर। और इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और कंपनी वाले दोनों मिलकर काम करेंगे ही नहीं, दोनों कहीं ना कहीं अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल। तो कीवर्ड याद रखना, कॉग्निटिव एटमॉस्फेयर। सैलरी कैसी होनी चाहिए? क्लियरली याद रखना, सैलरी कैसे होनी चाहिए? जस्ट एंड इक्विटेबल।
और सैलरी ऐसी जो जिससे एक बने कॉग्नियल, मतलब बहुत ही प्यारा सा एटमोस्फियर, प्रेम पूर्वक सब रह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो और ऐसी होनी चाहिए विद इन दी पेइंग कैपेसिटी, कंपनी के कौन से होने चाहिए, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से। डन, ये वाला आपका डन हो गया, ये वाला टॉपिक आपका डन हो गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा डन हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो क्या कहता है, देयर शुड बी अ प्यारा सा एटमोस्फियर। नेक्स्ट 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 है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जब डिसीजन मेकिंग पावर, क्या गाइस, दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब गाइस ये डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास है, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। जब ये रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति, एक ही जन के पास है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं गाइस, जब एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति आपके बिजनेस के सारे डिसीजन, सारे फैसले ले रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब गाइस यही डिसीजन मेकिंग पावर हमने अलग अलग लेवल पे, जो हमारे होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, ये तीनों लेवल पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या हमने डिस्पर्स कर दिया, क्या डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पर्सल कर दिया है, क्या किया है, या तो हमने डिसीजन मेकिंग पावर को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या अलग अलग लेवल पे डिस्पर्स कर दिया, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब यही डिसीजन मेकिंग पावर एक ही इंसान के हाथ में है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब यही डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, हर जगह बढ़ गया, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो गाइस यही चीज है। अब जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट फैसला, सर अब क्या हमें ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन? इट डिपेंड्स कि यार, अगर सिंपल सी बात हम करें, जब सारा डिसीजन मेकिंग पावर या कुछ ऐसे डिसीजन जो आपके पास ही रखने की, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, सेल्स कितना होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन। और आप चाहते हो ये डिसीजन मेकिंग पावर कुछ चीज़ें जैसे रूटीन वाला काम, कि रेगुलर प्रोडक्शन चेक करना, रेगुलर सेल्स का टारगेट चेक करना, जो रेगुलर बेसिस पे हम काम चेक कर रहे हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैसले हम हाथ में रखें, जो भी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल फैसले है, उसको हमें क्या करना है, सेंट्रलाइज। और जो हमारे नॉन इंपॉर्टेंट, नॉन क्रूशियल फैसले है, उसे हमें कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे क्या कर देना है गाइस, जो भी मेरे नॉन इंपॉर्टेंट, नॉन क्रूशियल फैसले है, उसे कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे हमें कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? तो डिस्पोजल इज मोर देन डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या होना चाहिए, एक प्रकार का बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस इसमें एक सवाल आता है कि एक बंदा होता है, इसके पास पावर है टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 15%, और उसके ऊपर का अगर हमें पावर चाहिए, सपोज मोर देन 15%, तो ही नीड टू कंसिडर द ऊपर लेवल, टॉप लेवल को। तो एक कौन सा प्रिंसिपल हुआ, दैट इज योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सर 15% के ऊपर का डिस्काउंट देने का पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल में, यहां पे एक बंदा या बंदी का नाम दिया होगा, उसी के पास रिटेन्ड है साहब, वही सारे डिसीजन लेगा। जब सारा पावर उसी के पास है 15% के ऊपर लेने का, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। लेकिन 15% तक का डिस्काउंट देने का पावर हमने कहीं ना कहीं बांटा हुआ है, 15% से ज्यादा का डिस्काउंट देने का पावर हमने कहीं ना कहीं बांटा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? तो दे नीड टू बैलेंस बिटवीन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। चलो, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ वो तो ठीक है, पर कितने मिनट का हो गया? क्लियर है यहाँ तक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ चलो, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, एक और प्रिंसिपल करेंगे,
दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब स्केलर चेन दो चीज की बात करता है, एक फ्लो ऑफ अथॉरिटी और एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक चैनल है ए बी सी डी ई, यहां पे है एफ जी एच आई। अब ये जो पैटर्न है, अब ये जो पैटर्न है, अब अगर डी से कोई बात एच तक जानी है तो कैसे जाएगी? डी से बात जाएगी सी को, सी से बी को, बी को ए को, ए से एफ को, एफ से जी को, जी को एच से। ये फ्लो है, यही फ्लो हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक, इसे बोलते हैं स्केलर चेन। अब गाइस डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को। ये अब ये एक और चीज बताता है कि डी से ज्यादा पावर है सी के पास, सी से ज्यादा पावर है बी के पास, और बी के पास ज्यादा पावर है। ये एक और बताता है द फ्लो ऑफ अथॉरिटी। यही वो प्रिंसिपल है जो बताता है कि जैसे जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, हमारी अथॉरिटी लेवल क्या होनी है? इंक्रीज। जो भी हमारी अथॉरिटी लेवल धीरे 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 क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? डी से सी ज्यादा, सी से बी और ज्यादा, बी से ए और ज्यादा। लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या होगा? इंक्रीज। द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। सो लेट अस कंसिडर सिचुएशन। अब ए को इसको कम्युनिकेट करना इसे, तो टून टून करके पूरा फ्लो फॉलो होगा। अब इसमें बहुत अच्छी वाली बात, अब सपोज ये जो दो बंदे हैं ना, ये तीनों बंदे मिलके कुछ गपला कर रहे थे। दोनों मिलके प्रोडक्शन वाले थे, तीनों मिलके कुछ गपला कर रहे थे, कंपनी के 10-20 लाख कर लिए। अब ई को ये बात पता चली, अब ई डी को बताएगा तो वक्त, सी को बताएगा तो, अब ई को ये बात डायरेक्टली किसको बतानी? ई यहां पे डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करेगा? एक वेट अ मिनट, क्या कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं। बट सर ये तो बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर अभी ये बात हमने ए को नहीं बताई तो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी का लॉस हो जाएगा, हमारी कंपनी का नुकसान हो जाएगा, हमारी कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी। सर अभी नहीं बताएंगे तो कब? अभी खून नहीं खोलेगा तो कब? ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है। जब कभी भी इमरजेंसी, वर्ड लिख रहा हूं मैं ऐसे ही, इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। बुक में लिखा हुआ है इवन द सीईओ। आपका बस चले तो आप डायरेक्टली सीईओ से भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में जहां वर्कर डायरेक्टली सीईओ से बात कर रहा है उसे हम बोलते हैं गैंग। इमरजेंसी सिचुएशन में जो वर्कर डायरेक्टली सीईओ से बात कर रहा है उसे हम बोलते हैं गैंग प्लान। डन? डन है कि नहीं? डन है कि नहीं? डन है कि नहीं? क्लियर? अब इसको हम देखते हैं जरा सा। ठीक है, चलो डन। इसी के साथ हम लोग कितना हो गया? अब इसी के साथ हमारे 3 प्रिंसिपल्स हुए आज के वीडियो में। हाँ, 15 मिनट्स का ये वीडियो है, आपका छोटा सा वीडियो है वाला। अब बाकी के जो जितने भी हमारे प्रिंसिपल, लगभग आपके 3 वीडियो बन गए, 9 से 10 हो गए। अब बाकी के जो भी है, चलो एक लास्ट कर लेते हैं। नहीं, लास्ट वाले बाकी के 5 प्रिंसिपल बहुत ईजी है, तो उसका एक अलग से वीडियो बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये 3 वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बार बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका मंडे को आएगा, ये वीडियो आपके दोनों वीक इसी वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। तो होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। आई होप आपको मजा आया। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड और बाय बाय, टेक केयर। हो गया।